कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ माफिया गलती से एक स्पेशल फोर्स आर्मी मैन के फैमिली को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस स्पेशल फोर्स का हिटमैन कितना खतरनाक है। जब ये अंडरवर्ल्ड माफिया जान जाते हैं कि उन्होंने किसके फैमिली को किडनैप किया है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हैं। लेकिन हिटमैन की किताब में माफी नाम की कोई चीज नहीं होती। फैमिली को बचाने के बाद अब ये स्पेशल फोर्स का हिटमैन निकल पड़ता है अपना बदला लेने। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हिटमैन के अलावा इस आर्मी के 2 और भाई भी हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये तीनों भाई मिलकर माफियाओं के साथ क्या करते हैं और इस मिशन में उनके साथ क्या क्या होता है, ये जानने के लिए थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बार देखकर बताओ, इस आदमी का पेशा क्या हो सकता है? देखने में तो ये काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये अंडरवर्ल्ड का बेहद खतरनाक माफिया हुआ करता था। अब इसने अपने सारे पुराने गुनाहों को छोड़ दिया है और सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए उनके साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहा है। अब हम एक और स्पेशल फोर्स आर्मी मैन को देखते हैं जिसने अपनी आर्मी की नौकरी छोड़कर एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का फैसला किया। वो इतना खतरनाक था कि उसके सामने जो भी आता वो उसे 2 मिनट के अंदर नॉकआउट कर देता था। इसके बाद हम एक और शख्स को देखते हैं जो एक मरीन आर्मी का एक्सपर्ट स्नाइपर है, जिसके लिए 3 किलोमीटर दूर से टारगेट हिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हें बता दें कि ये तीनों आपस में सगे भाई हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा भाई जो पहले एक माफिया था, उसका नाम जो है मंझला भाई, जो एक बॉक्सर है, उसका नाम रॉय है, और सबसे छोटा भाई डैनी है जो एक मरीन स्नाइपर है। ये तीनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक रूसी माफिया उनके परिवार को होस्टेज बना लेता है और उन्हें एक मिशन में फंसा देता है। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जो और डैनी 2 भाई मिलकर शिकार करने आए होते हैं। वहीं शिकार करने की कोशिश करते हुए वो आपस में अपने तीसरे भाई रॉय के बारे में बात करते हैं। रॉय एक बहुत ही वायलेंट इंसान है। वो फिलहाल आर्मी की नौकरी छोड़कर अंडरवर्ल्ड बॉक्सर बन चुका होता है। अवैध तरीके से बॉक्सिंग करने की वजह से बेचारा कभी जेल में होता है तो कभी जेल के बाहर। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। इसी वजह से उसका बड़ा भाई जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन डैनी कहता है मुझे लगता है वो बहुत जल्दी खुद को सुधार लेगा। जो वो कर रहा है एक दिन उसे छोड़ देगा, इसलिए वो उसे माफ करके घर वापस लाने की बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉय एक घर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि आज उसकी एक और रिंग फाइट होने वाली होती है। वो इतना ज्यादा वायलेंट है कि खुद के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता। चारों तरफ दर्शक जमा हो चुके होते हैं, सब रॉय का इंतजार कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में वो रिंग फाइट शुरू होने वाली होती है। लेकिन रॉय पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, मतलब क्या ही कहें, खैर छोड़ो। इसके बाद रॉय वहाँ आता है और हमेशा की तरह अपनी पोजीशन ले लेता है। फाइट शुरू होने के कुछ ही पलों में वो अपने एनिमी को नॉकआउट कर देता है। पहले राउंड के खत्म होते ही वो बॉक्सर फिर से खड़ा हो जाता है। यहाँ तुम्हें बता दें कि ये था अंडरग्राउंड बॉक्सिंग वर्ल्ड, जहाँ बॉक्सिंग पर खुलेआम सट्टा लगाया जाता है। जो ताकतवर है वही मारता है और इस फाइट में किसी तरह के नियम कानून नहीं होते। मतलब कोई मर भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ ही गए होंगे कि ये खेल कितना खतरनाक है। इसके बाद रॉय फिर से उठकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन सामने वाला मौका देकर उल्टा रॉय की धुनाई शुरू कर देता है। आखिरकार रॉय ये मैच हार जाता है। अब हम देखते हैं रॉय के बॉस जूलियन को, जिसने इस मैच में रॉय के नाम पर दांव लगाया होता है। रॉय के हारते ही जूलियन बुरी तरह भड़क जाता है और गुस्से में आकर कहता है मेरे $10 मिलियन चले गए, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तब रॉय कहता है मैं पिछले 4 सालों में एक भी मैच नहीं हारा। इस पर जूलियन बोलता है मुझे पता है, और ये भी पता है कि तू पिछले कुछ मैचों से क्यों हार रहा है। कुछ समय से तेरी परफॉर्मेंस खराब चल रही है और ये सब तब से हुआ है जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है, यानी रॉय की गर्लफ्रेंड। इसके बाद जूलियन रॉय की गर्लफ्रेंड को होस्टेज बना लेता है और रॉय को एक मिशन देता है। वो कहता है कि अगर रॉय उस मिशन में सफल होकर वापस आ जाता है तो वो इस लड़की को छोड़ देगा। फिर जूलियन रॉय को अपने ही वेयर हाउस में ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि करोड़ों डॉलर के डायमंड रखे हुए हैं जो अभी तक ठीक से कटे भी नहीं गए हैं। तब जूलियन उसे बताता है कि उसे एक लोकेशन दी जाएगी और इन डायमंड्स को उस जगह तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। अगर वो ये काम ठीक से कर देता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा और साथ ही $1 मिलियन भी दिए जाएंगे। ये सुनकर रॉय हैरान हो जाता है और पूछता है इतने लोग होते हुए भी तुम मुझसे ही ये मिशन क्यों करवा रहे हो? मेरे अलावा भी तो तुम्हारे पास बहुत लोग हैं। इस पर जूलियन कहता है मैंने तुझे बहुत बार शानदार तरीके से गाड़ी चलाते हुए देखा है और मुझे पता है कि तू बहुत जिद्दी है। इसी वजह से मेरी नजर में तू इस मिशन के लिए एक परफेक्ट आदमी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तू स्पेशल फोर्स का सबसे ज्यादा काबिल आर्मी मैन रह चुका है। तेरे साथ तेरे 2 भाई भी हैं जो इस मिशन में तेरे काम आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास तेरा बहुत सारा पैसा बकाया है जो मैंने तेरे नाम पर सट्टा लगाकर गंवा दिया है। अब अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो एक एक करके मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ साथ तेरे पूरे फैमिली को मार डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉय बार बार अपने
बड़े भाई जो को कॉल करता है, लेकिन जो अभी भी उससे नाराज होने की वजह से फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ रॉय डैनी को कॉल करता है, लेकिन वो ड्यूटी पर होने की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाता। अगली सुबह डैनी जो के पास आता है और रॉय के बारे में बात करता है। तब जो उसे बताता है कि वो थोड़ा बिजी था क्योंकि वो घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था। वो ये भी बताता है कि रात में रॉय ने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तब डैनी कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें अपना गुस्सा कम करना चाहिए। हो सकता है वो किसी बड़ी परेशानी में फंसा हो जिसकी वजह से उसे हमारी मदद की जरूरत हो। अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमें उसे वहाँ से निकालना होगा, आखिर वो हमारा भाई ही तो है। ये कहकर डैनी वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त रॉय वहाँ आ जाता है। रॉय को इतने दिनों बाद देखकर उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी डैनी फिर से लौट आता है और जो से कहता है, शायद तुमने उसका कॉल नहीं उठाया, इसीलिए वो सीधे तुमसे मिलने आ गया है। जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो कहता है, अगर समस्या है तभी तो ये हमारे पास आया है, अगर सब कुछ ठीक होता तो ये कभी हमारे घर नहीं आता। ऐसे शराबी आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसी बीच रॉय वहाँ पहुँच जाता है और अपने बड़े भाई की सारी बातें सुन लेता है। अब वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त डैनी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो किसी परेशानी में है। तब रॉय बताता है कि वो एक बहुत बड़े झंझट में फंस गया है। वो झंझट क्या है ये वो बाद में बताएगा। इसके बाद दोनों टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में डैनी रॉय से असली बात पूछता है। तब रॉय कहता है, मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जो एक गैंगस्टर की है। मुझे इसे एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी गलती के पहुंचाना है। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए मेरे पास उनकी शर्तों पर काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद रात के समय वो एक बार के पास पहुंचते हैं। तब रॉय बताता है, ये मेरे दोस्त का बार है, यहाँ बड़े बड़े फाइटर्स आते हैं और रिंग में लड़ते हैं, आज हम यहीं रुकेंगे। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट बेहद ही खतरनाक होती है। इस मैच में बिग ड्यूक नाम का एक फाइटर जीत जाता है। जीतने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बाकी दर्शकों को चैलेंज करने लगता है। ये सब देखकर रॉय अपने कपड़े उतार देता है और बिग ड्यूक को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। मतलब समझ ही रहे हो, नशे में धुत पब्लिक को जैसे गुस्सा चढ़ जाता है ना, कुछ वैसा ही सीन हो जाता है। इसके बाद उनकी असली फाइट शुरू होती है। काफी देर तक दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट चलती रहती है और आखिरकार रॉय बिग ड्यूक को बुरी तरह हराकर ये मैच जीत लेता है। अगले दिन सुबह वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो एक वेयर हाउस पहुंचते हैं जो जूलियन का होता है। वहाँ उनकी मुलाकात जूलियन के राइट हैंड से होती है जिसका नाम पॉल होता है। पॉल का काम होता है उन्हें डायमंड देना और वो लोकेशन बताना जहाँ इन डायमंड्स को सुरक्षित पहुँचाना होता है। लेकिन रॉय सवाल करता है कि ये डायमंड वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि रास्ते में कम से कम 10 से ज्यादा चेक पॉइंट्स होते हैं। तब पॉल उन्हें अंदर ले जाता है और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें दिखाता है। फिर वो बताता है कि उन्हीं बोतलों के अंदर ये सारे डायमंड छुपाए गए हैं। इस तरह वो आसानी से चेक पॉइंट्स पार कर सकते हैं। इसके बाद तीनों गाड़ी में बैठते हैं और फाइनल मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। कई घंटों तक सफर करने के बाद उन्हें जोरों की भूख लग जाती है, इसलिए रॉय एक सुपर शॉप के सामने ट्रक रोक देता है और खाना लेने अंदर चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों से कई लोग उतरते हैं जिनके चेहरे मास्क से ढके होते हैं और हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें होती हैं। दुकान का मालिक जब उन्हें बाहर देखता है तो उन पर हमला करने बाहर निकल आता है और तभी जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में दुकान का मालिक वहीं मारा जाता है, लेकिन उस वक्त रॉय और डैनी अभी भी अंदर ही होते हैं। तब तक दोनों भाई समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं। बिना देर किए दोनों भाई तुरंत वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो लोग ट्रक लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब रॉय और डैनी फौरन बाहर आते हैं और पार्किंग एरिया से एक गाड़ी चुराकर उनका पीछा करने लगते हैं। ये सब देखकर धीरे धीरे डैनी की हालत बिगड़ने लगती है। वो रॉय से पूछता है, आखिर उस ट्रक के अंदर ऐसा क्या है, लेकिन रॉय उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। इसी तरह वो लोग ट्रक का पीछा करते रहते हैं। तभी उन पर एक बार फिर हमला शुरू हो जाता है। हमला इतना खतरनाक होता है कि उसे संभालना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अब डैनी गुस्से में आकर कहता है, तुम अभी मुझे सारी सच्चाई बताओ, आखिर ट्रक में ऐसा क्या था कि इतने लोग हम पर हमला करने आ गए और हमारा ट्रक चुरा कर ले गए। तब रॉय बताता है कि उस ट्रक के अंदर बेहद कीमती डायमंड्स हैं जिनकी कीमत करीब $50 मिलियन है और ये सारे डायमंड्स एक माफिया के थे जिसका नाम जूलियन है। दूसरी तरफ हम जूलियन को देखते हैं। उसे पहले ही खबर मिल चुकी होती है कि जहां रॉय को पहुंचना था वहां वो अभी तक नहीं पहुंचा है और उससे किसी तरह का कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। जूलियन मान लेता है कि रॉय ने उसे धोखा दिया है और सारे डायमंड्स लेकर भाग गया है। इसी वजह से वो तुरंत अपने गुंडों को अलर्ट कर देता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डायमंड्स चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पॉल है। हाँ, वही पॉल जिसे तुम पहचानते हो, जो रॉय को डायमंड्स देने वाला था। पॉल ने खुद ही अपने गुंडों को रॉय के पीछे लगा दिया था ताकि वो डायमंड्स को खुद हड़प सके। दूसरी ओर फिर से हम रॉय और डैनी को देखते हैं।
रॉय कहता है, हमें जितनी जल्दी हो सके ये डायमंड्स वापस लाने होंगे। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जूलियन सीधे जो के पास जाएगा, और अगर जो नहीं मिला तो वो हमारे पूरे फैमिली को मार डालेगा। इसलिए ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा। लेकिन जिस गाड़ी से वो आ रहे होते हैं वो खराब हो जाती है। मजबूरी में अब दोनों को आगे पैदल ही चलना पड़ता है। उधर हम जो को देखते हैं जो बाजार से कुछ सामान खरीद कर घर वापस लौट रहा होता है। लेकिन जब जो घर पहुंचता है तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों का कोई पता नहीं चलता। वो समझ नहीं पाता कि वो लोग आखिर गए कहाँ। घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। तभी जो समझ जाता है कि उसके फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब जो अपने पुराने जिंदगी के दुश्मनों के बारे में सोचने लगा है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उसके दुश्मन उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पहले ही ये गैर कानूनी काम छोड़ चुका था और अपने फैमिली के साथ अमेरिका छोड़कर रशिया आ गया था। उसके फैमिली के बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार वो रॉय को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। तब रॉय उसे कहता है, मुझे पता है कि उन्हें किसने किडनैप किया है। उसका नाम जूलियन है। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं किसी भी हालत में उन्हें बहुत जल्द वापस ले आऊंगा। इतना कहकर रॉय फोन काट देता है। इसके बाद रॉय जूलियन से बात करता है और रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब बता देता है। लेकिन जूलियन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है, मुझसे झूठ बोलना बंद कर। मैं तुझे 45 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर इतने समय में मेरे डायमंड वापस नहीं मिले तो मैं तेरे फैमिली को एक एक करके मार डालूंगा। 45 घंटे पूरे होने के बाद हर एक घंटे में तेरे फैमिली का एक सदस्य मारा जाएगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। ये सब सुनकर डैनी अब पूरी बात समझ जाता है। वो रॉय पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हें मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने मुझसे झूठ बोला और अब तुम्हारी वजह से हमारा पूरा फैमिली खतरे में पड़ गया है। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि रॉय को उसकी मदद की जरूरत है, वरना वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए वो वापस रॉय के पास लौट आता है। इसके बाद दोनों आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। इसी बीच हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जॉनसन और गार्सिया। इनमें से एक FBI का एजेंट है और दूसरा इंटरपोल का। ये दोनों काफी समय से जूलियन को फॉलो कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि जूलियन गैरकानूनी कामों में शामिल है। उसकी पोल खोलने के लिए वो उसका पीछा कर रहे थे और जूलियन को फॉलो करते करते वो लोग आखिरकार रॉय तक पहुंच जाते हैं। इधर हम जो को देखते हैं जो गुस्से से पूरी तरह भरा हुआ होता है। वो सीधे अपने बेसमेंट की तरफ जाता है और एक एक करके दरवाजे खोलने लगता है। तब हमें पता चलता है कि जो कभी कितना खतरनाक इंसान हुआ करता था। उसके बेसमेंट में बुशमास्टर, AR-47, SMG और AK-47 जैसी दुनिया की सबसे खौफनाक मशीन गन्स और ऑटोमेटिक राइफल सजी हुई होती हैं। अब जो खुद को रेडी करने लगा है और एक एक करके अपने सारे हथियार असेंबल करता है। वो ठान लेता है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने फैमिली को वापस लेकर आएगा। लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पहले ही जूलियन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाल चुका है। सारे हथियार तैयार करने के बाद जो आखिरकार अपने दोनों भाइयों की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही जो अपने भाइयों के पास पहुंचता है उसी वक्त जूलियन उसके फोन पर उसके फैमिली की एक फोटो भेज देता है, जिसमें साफ दिखता है कि उसके पूरे फैमिली को होस्टेज बनाकर रखा गया है। तब रॉय कहता है, मुझे पता है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके बाद तीनों भाई गाड़ी लेकर अपने फाइनल मिशन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर दूर से FBI और इंटरपोल के दोनों एजेंट लगातार उन पर नजर बनाए हुए होते हैं। सुबह होते ही तीनों उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि तीनों भाई एक्स आर्मी होते हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि ऑपरेशन कैसे करना है। अब वो स्पेशल फोर्स की ऑपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो और रॉयगन पॉइंट पर अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि डैनी बाहर स्नाइपर के साथ अपनी पोजीशन ले लेता है। जो और रॉय धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे गार्ड्स को मारते हुए मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। इधर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पॉल और जूलियन के बीच लड़ाई चल रही होती है। पॉल ये भी कबूल कर लेता है कि उसी ने रॉय से डायमंड चोरी किए थे। असल में पॉल जूलियन के लिए काम करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जूलियन का पूरा साम्राज्य हथियाने की प्लानिंग कर चुका था। जब जूलियन को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है तो पॉल उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है, भैया क्या तुम अपना राज खुद मुझे सौंप दोगे या फिर मैं मशीन गन का ट्रिगर दबा दूं? उसी वक्त उन्हें बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जूलियन पॉल के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है और उसे एक जोरदार घूंसा मारकर दूर फेंक देता है। उसी वक्त वहां जो आ जाता है। दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी पिस्तौल में एक भी गोली नहीं है। इसके बाद दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। तभी रॉय वहां पहुंचता है और जूलियन को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच पीछे से पॉल उठता है और लगातार 2 गोलियां चला देता है। एक गोली जूलियन के सीने में लगती है और दूसरी गोली जो को लग जाती है। इसके बाद पॉल और उसके लोग रॉय को होस्टेज बना लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। उधर डैनी काफी देर से अपने भाइयों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। अब वो अपना स्नाइपर छोड़कर धीरे धीरे
अंदर की तरफ बढ़ता है। अंदर पहुंचने पर वो देखता है कि जो ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसी वजह से इस बार उसकी जान बच जाती है। अब जो डैनी को बताता है कि पॉल रॉय को अपने साथ ले गया है और सबसे पहले रॉय को बचाना जरूरी है। इसके बाद जो गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। वहीं डैनी अपने दोस्तों को कॉल करके कहता है, दोस्त मुझे एक गाड़ी और हथियार चाहिए, बहुत भारी झंझट में फंस गए हैं। तब उसका दोस्त जवाब देता है, हम आ रहे हैं मामा, पूरे हथियारों के साथ। अब हम पॉल को देखते हैं जो रॉय से कहता है, सुना है तू बहुत हैवी बॉक्सिंग खेलता है, मेरे पास भी एक फाइटर है, अगर तू उसे हरा देता है तो मैं तुझे और तेरे पूरे फैमिली को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरे साथ साथ तेरे पूरे फैमिली को भी मार दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी अपने भाई के फोन की लोकेशन ट्रैक करके अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच चुका है और स्नाइपर लेकर पोजीशन ले लेता है। अब डैनी और उसके दोस्त दूर से पॉल के सारे गार्ड्स को एक एक करके ऊपर भेजने लगते हैं। पॉल को समझ ही नहीं आता कि स्नाइपर हमला आखिर हो कहां से रहा है। इसी दौरान जो भी वहां पहुंच जाता है और फैमिली के आसपास मौजूद सभी गार्ड को एक एक करके ढेर करने लगता है। ऐसा भयानक हाल देखकर पॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तीनों भाई उसके सामने आ जाते हैं और पॉल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब वो लोग पॉल को शूट करने ही वाले होते हैं। ठीक उसी वक्त वहां 2 FBI एजेंट आ पहुंचते हैं। वो उन्हें बताते हैं, इस पॉल ने बहुत सारे गुनाह किए हैं और उसकी सजा हम FBI देना चाहते हैं, इसलिए प्लीज इसे हमारे हवाले कर दो। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि पॉल के पास मौजूद सारे डायमंड्स रॉय अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद रॉय हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ देता है और अपने भाइयों के साथ बिजनेस में लग जाता है। अंत में तीनों भाई अपने अपने फैमिली के साथ खुशी और शांति से जिंदगी बिताने लगते हैं।